हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। अकॉर्डिंग टू माय कमिटमेंट मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस के सोल्यूशन को लेकर। और मेरा प्रयास है कि हम कैलकुलस से लेकर सिंगेज की जितने भी सीरीज है जिसको जी तिवानी जी ने लिखा है उसमें मैक्सिमम के सोल्यूशन मैं आपको दिखा सकूं। इसी फेज में हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट वन इज कैलकुलस फंक्शन लेक्चर 7। तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पीयूष जेई मैथ में। और मैं आपका पीयूष कुमार पांडे पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे सिलेक्शंस हैं जो कि मैंने दिए हैं। तो सिलेक्शंस के बारे में तो बात करने का अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। और यदि अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उन सभी को ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग आज का अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आरंभ करते भाई आज का हम अपना पहला क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस फंक्शन सिंगेज लेक्चर 7 बाई आपके अपने पीके बाबा जो कि पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का दैट इज द फंक्शन। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि द फंक्शन satisfies the functional equation 3 into f of x plus 2 into f of x plus 59 upon x minus 1 is equal to 10x plus 30 for all x is not equals to 1, then the value of f of 7 is। यानी हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है f of 7 की। अच्छा, तो चलिए जिसकी वैल्यू पूछा है वही पहले फंक्शनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यानी फंक्शनल इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 7। तो बेटा जब फंक्शनल इक्वेशन में हम लोग x की जगह पर 7 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू एफ ऑफ 7 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 7 प्लस 59 माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 7 प्लस 30। सही है। अब देखो जब हम इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो यह जाएगा 3 एफ ऑफ 7 प्लस 2 इंटू, अच्छा 59 और 7 होता है 66 और 66 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा 11। तो यह जाएगा एफ ऑफ 11 इज इक्वल टू 70 प्लस 30 100। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, हमें f ऑफ 7 के साथ साथ f ऑफ 11 भी मिल गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन प्लेस ऑफ x 11। क्यों? क्योंकि जब दो अननोन है तो हमारे पास इक्वेशन भी दो बनने चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर x की जगह पर 11 पुट करूंगा तो क्या आएगा, यह जाएगा 3 f ऑफ 11 प्लस 2 f ऑफ 11 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 11 प्लस 30। सही है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यह जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 11 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 59 और 11 70 डिवाइडेड बाई 10 7 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 10 जा 110 प्लस 30 140 दैट इज इक्वेशन 2। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ 7 की। यानी हम एफ ऑफ 11 को एलिमिनेट करेंगे। तो एफ ऑफ 11 को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। थोड़ा जब हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। तो जब दोनों साइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 यानी 9 इंटू एफ ऑफ 7 प्लस 3 2 जा 6 इंटू एफ ऑफ 11 इज इक्वल टू 300। दैट इज इक्वेशन 3। सिमिलरली जब 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 6 इंटू एफ ऑफ 11 प्लस 2 2 जा 4 इंटू एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 280। दैट इज इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा रुकिए। तो जब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस
और ये माइनस, साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो बेटा एफ ऑफ 11 से एफ ऑफ 11 की लग गई 9f(7) प्लस 4f(7) से ये आ जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू, अब सोचो जब हम 300 में से 280 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, तो इज इक्वल टू आ गया 20। अब ये 5 मल्टीप्लाई था बेटा, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/5, और 5 4 जा क्या होता है 20। तो इस तरीके से एफ ऑफ 7 की वैल्यू क्या आ जाएगा 4। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 7 इज 4। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखने वाली होगी कि जहां पर भी फंक्शनल इक्वेशन दे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फंक्शन कैलकुलेट करिए या तो डेटा को इस तरीके से मैनिपुलेट करिए कि आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। तो जहां पर फंक्शन कैलकुलेट करने की बात हो तो कभी कभी क्या होता है कि हमें फंक्शनल इक्वेशन देखकर फंक्शन का अंदाजा लग जाता है, तो अगर से फंक्शन डायरेक्ट मिल जाए तो द बेस्ट, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन इज अ सुपीरियर वे टू सॉल्व फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x is equal to greatest integer 6x plus 7 plus cos pi x minus 6x। अच्छा बेटा अब एक चीज देखो, हमारे पास है f of x is equal to greatest integer 6x plus 7 plus cos pi x और माइनस का है 6x। तो बेटा आपको एक बात पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा कुछ होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो सारा काम बन जाएगा। और दूसरी चीज क्या होता है कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर इंटीजर है तो वह इंटीग्रल वैल्यू आउटसाइड आ जाता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 7 प्लस कॉस पाई एक्स माइनस 6x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 6x। अब ध्यान से देखो यहाँ पर नंबर में से इंटीजर माइनस है जबकि यहाँ पर नंबर माइनस है, तो हम लोग क्या करने वाले 7 प्लस कॉस पाई एक्स, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 6x। अब बेटा आप एक चीज सोचो कि अगर से मैं इसको आगे प्रोसीड करूं तो हो जाएगा 7 प्लस कॉस पाई एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6x। तो अब सोचिए बेटा कि कांस्टेंट जो होता है वो पीरियोडिक तो होता है लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, यदि हम cos पाई एक्स की बात करें तो बेटा आपको पता है कि cos थीटा का पीरियड होता है 2 पाई। और मैंने एक बात और बोला था कि किसी भी फंक्शन का अगर से लीडिंग कोफिशिएंट यानी वेरिएबल 1 है तो उसके साथ जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो तो उसका पीरियड मिल जाएगा। तो cos का पीरियड होता है 2 पाई, तो cos पाई एक्स का पीरियड कैसे निकालेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई की लग गई, यहां से आ गया 2। अब बेटा देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो यदि हमें 6 का निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका पीरियड आ जाएगा 1/6। अब बेटा हमें सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ हो गया 2/1, 1/6। अब आपको इतना पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं जबकि डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो बेटा 2 और 1 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा और 1 और 6 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2, पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2। तो इस तरीके से यू कैन सी दैट कि सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो सी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to a to the power x minus 1 upon x to the power n in bracket a to the power x plus 1 it is symmetrical about y axis then n is equal to। बेटा अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, है ना। मान लेते हैं कि ये मैंने एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डेस एक्सिस और वाई डेस एक्सिस। अब यह वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा उतना ही वाई एक्सिस के राइट में होगा, यानी फंक्शन कुछ इस तरीके का बनेगा। और आपको पता है कि कोई भी फंक्शन यदि वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है तो वह एक इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है,
इवन फंक्शन। इसका मतलब कि यह भी एक इवन फंक्शन होना चाहिए। अब इवन फंक्शन का शर्त क्या बेटा? इवन फंक्शन का शर्त होता है कि यदि हम लोग x की जगह पर -x रिप्लेस कर भी दें तो भी फंक्शन का रिजल्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमें -x रखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा a⁻⁻x -1 अपॉन -x⁻n इंटू a⁻−x+1। ये बड़ा मैंने x की जगह पर -x रख दिया, बाकी दूसरी तरफ तो फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी a⁻x−1 अपॉन x⁻n इंटू a⁻x+1। सही है। अब मैं a⁻−x अपॉन a⁻−x+1 को जब सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो ये आएगा 1 - a⁻x डिवाइडेड बाई -x⁻n इन ब्रैकेट 1 + a⁻x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एक बात बताइए, यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 - a⁻x डिवाइडेड बाई x⁻n इंटू a⁻x+1। बड़ा आप ध्यान से देखो, a⁻x+1 से a⁻x+1 की लग गई, 1 - a⁻x से 1 - a⁻x की लग गई। बड़ा अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x⁻n इज इक्वल टू आएगा -x⁻n। सही है। तो जब x⁻n इज इक्वल टू -x⁻n आएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा? बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यह जो n होगा यह ऑलवेज ऑड होगा, है ना। यह n जो होगा वो ऑलवेज ऑड होगा। क्यों मैं ऑड बोल रहा हूँ? इसलिए ऑड बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि जब तक यह n ऑड नहीं होगा माइनस बाहर आएगा नहीं, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन प्लस होगा नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा नहीं। तो यहाँ से शर्त क्या मिलता है कि n मस्ट बी ऑड। बड़ा आप ऑब्जर्व करिए, 2 इवन है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 2/3 भी इवन है, क्यों? क्योंकि 1/3 से ऑड मिलेगा और फिर पावर 2 हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, ये भी नहीं। 1/4 भी इवन है तो ये भी नहीं, लेकिन 1/3 क्या है? ऑड है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सोल्यूशन सेट फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x into fractional part of x is equal to 1 where small bracket and box are respectively fractional part and greatest integer function is। बेटा हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होगा। तो एक चीज सोचो कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब होता है x की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहेंगे, है ना। हाउ कैन आई इम्प्रूव इट? ओके इम्प्रूवमेंट का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है भाई, है ना। तो हाउ कैन आई इम्प्रूव इट? तो मैं अभी इसको यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। बट अभी मैंने क्या कहा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो मल्टीप्लीकेशन है ये राइट में जाके डिवीजन हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर माइनस इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यह निगेटिव है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को m मान लें, जस्ट सपोज फॉर फ्यू मोमेंट, यदि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को m मान लें तो क्या बेटा हम लोग x इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m लिख सकते हैं?
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज कैसा वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीग्रल। इसका मतलब कि जो m है दैट मस्ट बी बिलोंग टू इंटीजर। अब एक शर्त ये है कि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होना नहीं चाहिए, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है यानी जो m है वह इंटीग्रल वैल्यू तो देगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं देगा। यानी कि अगर से m इंटीग्रल वैल्यू हो जाए तो जो x होगा वो m+1/m होगा, m+1/m होगा। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि योर विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो यू कैन से दैट योर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। सिंपली आपको x की वैल्यू निकालनी थी और बेसिक्स का ऑब्जर्वेशन करना था, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि लेट f such that r approaches to all real number be a continuous and differentiable function such that f of x square plus 1 to the power root x is equal to 5 for all x belongs to real number 0 to infinity। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो बड़ा एक बात याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का अगर से पैटर्न सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगा। याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी फंक्शन का पैटर्न सेम है। पैटर्न का मतलब क्या होता है? उसका एक्सप्रेशन, जैसा इनपुट का एक्सप्रेशन है, जैसा पावर का एक्सप्रेशन है, दोनों जगहों पर आने वाले वेरिएबल का एक्सप्रेशन अगर से सिमिलर हो जाए तो वैल्यू सेम मिलता है। यानी कि अगर से हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें इस पैटर्न में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो बेटा, हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कंप्लीट टू द पावर 4/√y। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यदि हम लोग चाहें तो 16/y² प्लस y/y² लिख सकते हैं और y/y² हो जाएगा 1 प्लस 16/y² को क्या लिखेंगे? 4/y²। अब देखो बेटा, धीरे धीरे पैटर्न मिल रहा है। 1 प्लस x² तो हो गया, लेकिन देखिए जहां पर यहाँ पर जो जिसका स्क्वायर है पावर में उसका रूट है, तो बेटा 4/y का रूट क्या होगा? 4/y का रूट हो जाएगा 2/√y। तो बेटा क्या हम लोग 4 को 2 × 2/√y लिख सकते हैं? और इतना तो आपको पता ही है कि जब पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है तो वह पावर का पावर हो जाता है। यानी बेटा अगर से हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? f ऑफ 1 प्लस 4/y का स्क्वायर के पावर 2/√y कंप्लीट के पावर हो जाएगा 2। और बेटा देखो, चूंकि यह सेम पैटर्न को एग्जीक्यूट करता है इस वाले, इसलिए इसकी जगह पर मैं 5 पुट कर दूंगा। तो बेटा जब मैं 5 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 का स्क्वायर? दैट इज 25। सो द करेक्ट आंसर इज 25। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा बेटा? इस क्वेश्चन से हम लोगों ने सीखा कि व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शनल एक्सप्रेशन, तो अगर से आपको एक फंक्शनल एक्सप्रेशन दिया है और दूसरे फंक्शनल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनका पैटर्न सिमिलर करना है। जैसे ही सिमिलर पैटर्न मिलेगा वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए भाई। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये क्वेश्चन बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बेटा यदि आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a सच दैट द इक्वेशन x² plus 2ax plus a is equal to √a² plus x minus 1/16 है। तो हमें क्या करना है कि यदि हमारे इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो तो बताना है कि a की वैल्यू कहां पर लाई करेगा। अच्छा बेटा आप सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो, यहां पर स्क्वायर है जबकि राइट में हमें रूट दिया है। अब बेटा x² इज इक्वल टू यदि y है और यदि हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू √y होगा। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे रूट है, यानी कि ये माइट भी पॉसिबल कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? इनवर्स हो। लेकिन अब कैसे पता करेंगे कि कौन किसका इनवर्स है? तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ये एक्सप्रेशन हो गया x² प्लस 2ax प्लस a इज इक्वल टू कंप्लीट ब्रैकेट में √a² प्लस x माइनस
1/16 माइनस आ गया 1/16। अब सोचो बेटा, यदि हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो मतलब हमें क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, और जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस भी आएगा मतलब ए वाला टर्म आएगा, और जबकि यहाँ पर रूट के साथ ए वाला टर्म दिया नहीं है तो ए वाले टर्म को हम राइट में शिफ्ट कर दें और -1/16 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें। तो बेटा ये हो जाएगा x² प्लस 2ax प्लस 1/16 इज इक्वल टू -a प्लस अंडर रूट में a² प्लस x माइनस 1/16। और बेटा एक बात तो मैं आपको नहीं लिख कर दिखाऊंगा, यदि आप इसको फंक्शन f ऑफ x मानते हो तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। ये 100% श्योर है कि अगर से मैं लेफ्ट हैंड साइड को फंक्शन मानता हूं तो राइट हैंड साइड जो है वो इसका क्या है, इनवर्स है। और इतना आपको पता है कि कोई भी एक फंक्शन, मान लीजिए कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, दिस वन इज x डैश एक्सिस एंड दिस वन इज y डैश एक्सिस, तो कोई भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स y इज इक्वल टू x के लॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं। तो बड़ा y इज इक्वल टू x के लॉन्ग सिमेट्रिक का मतलब y इज इक्वल टू x के लॉन्ग इमेज बनाएंगे, तो कोई भी x एक्सप्रेशन सोल्यूशन तभी रिटर्न करेगा बेटा जब दोनों y इज इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करें। बाकी और किसी भी दो पॉइंट पर इनवर्स जिंदगी में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स हमेशा y इज इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करता है। थोड़ा सोचो, अगर से y इज इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करता है तो इतने कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन को बनाने से बेहतर है कि क्यों ना हम लाइन और क्वाड्रेटिक इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो बेटा लाइन और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस 2ax प्लस 1/16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। बड़ा यह x पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव, तो ये आ जाएगा x² प्लस जब दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 1x प्लस आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें कि यह जो क्वाड्रेटिक है, यह जो क्वाड्रेटिक हम लोगों ने बनाया है, इस क्वाड्रेटिक के टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है। तो बेटा अगर से टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है मतलब कि जो d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² का मतलब क्या हो गया 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1/16 और यह आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो बेटा 4 जा हो जाएगा 16। अब देखो 1/4 जो है वो 1/2 का स्क्वायर है, तो बेटा a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट में आएगा 2a माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 2a माइनस 1 प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा जब -1 और -1/2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -3/2, और जब -1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो आएगा -1/2 इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों प्राइम फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल करेंगे उठा तो एक देगा हमें 3/4 जबकि एक देगा हमें 1/4। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, दोनों पर हमारे पास ओपन होगा। तो जब दोनों पर ओपन होगा बेटा और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है या बेबी कर्व लगा दो तो इस तरीके से करेगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट आ जाएगा माइनस और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, आपको जो वेरिएबल साइड है वो 0 से बड़ा है, मतलब हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव का मतलब हमें ये वाला इंटरवल चाहिए और ये वाला इंटरवल चाहिए। लेकिन अब कंडीशन में क्या है कि जो x है बेटा वो -a से बड़ा है, x जो है वो -a से क्या है बड़ा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि x जो है वो पॉजिटिव है, -a से बड़ा है यानी x जो है वो क्या है पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या आ जाएगा कि यहाँ से जो a बिलोंग करेगा बेटा वह आएगा 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी। और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि योर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन में क्या समझाता है कि अगर से मैं स्क्वायरिंग करूं दुनियादारी करूं तो इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम। तो टाइम इज प्रेस्टिजियस थिंग। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे, देखिए इनवर्स को पहचानना ये टेक्निक है बेटा, और ये टेक्निक कैसे डेवलप होता है आपको पता है कि जब हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो जो हमारा x² और इज इक्वल टू y है, या जो हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू x के फॉर्म में है, अब वो फंक्शन x इज इक्वल टू y के फॉर्म में होगा। तो देखिए अगर से एक स्क्वायर है तो जब आप x इज इक्वल टू बनाओगे तो अगला रूट में ही आएगा ना। तो स्क्वायर और रूट की वजह से यहाँ पर संभावना जनरेट हुआ कि इनवर्स होगा।
और इनवर्स होगा भी, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको आंसर मैच करेगा। तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि लेट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1, ठीक है। If f of x plus f of 1 minus x is equal to 2 for all x belongs to real number, then g of x is symmetrical about the origin, the line, the point, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि हमारा ये जो लाइन है वो किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा या लाइन के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो बड़ा सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी समझो, बड़ा ही ध्यान लगाकर समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x डैश एक्सिस है और ये हमारे पास y डैश एक्सिस है। और मैंने बोला कि कर्व जो है वो x इज इक्वल टू एक लाइन है, इसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जितना स्टेप लेफ्ट में मूव करने पर आउटपुट आएगा उतना ही स्टेप राइट में मूव करने पर आउटपुट आएगा, दोनों आउटपुट सेम होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट A से x स्टेप लेफ्ट में मूव करता हूं तो बड़ा इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन का आउटपुट आएगा वो f ऑफ a माइनस एक्स आएगा। और यदि यहीं से मैं x स्टेप राइट में मूव करता हूँ तो यहाँ पर जो फंक्शन का आउटपुट आएगा वो f ऑफ a प्लस एक्स आएगा और दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो वह सिमेट्रिक हो जाएगा किसके लॉन्ग? x इज इक्वल टू a के लॉन्ग। तो बेटा x इज इक्वल टू a के लॉन्ग मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिक मतलब कि उस लाइन से जितना डिस्टेंस लेफ्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और जितना डिस्टेंस राइट में ट्रेवल कर रहे हैं दोनों में आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। अगर से यहीं पर मान लीजिए यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x डैश एक्सिस है और ये हमारे पास y डैश एक्सिस है और मैंने कहा सिमेट्रिक अलोंग द पॉइंट a, 0। इसका मतलब क्या हो गया? किसी पॉइंट के अलोंग सिमेट्रिक का मतलब हो गया बेटा कि जितना आप राइट में जाइए उतना ही आप लेफ्ट में जाइए। मान लीजिए यहाँ पर x स्टेप में गया और यहाँ पर भी x स्टेप गया तो ये क्या आ जाएगा? g ऑफ a प्लस एक्स, जबकि यहाँ पर क्या आएगा? g ऑफ a माइनस एक्स। तो बेटा किसी भी जब पॉइंट के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है ना तो आउटपुट तो सेम होता है लेकिन साइन ऑलवेज अपोजिट होता है। साइन ऑलवेज क्या होता है? अपोजिट। तो बेटा किसी भी लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिक में मतलब सेम डिस्टेंस लेफ्ट और राइट मूव करने पर आउटपुट सेम आता है और किसी पॉइंट के लॉन्ग सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब सेम पॉइंट से हम लेफ्ट और राइट में मूव करते हैं तो उनका आउटपुट तो सेम आएगा लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट साइन होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि g ऑफ x इज इक्वल टू है f ऑफ x माइनस 1, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब वैल्यू में हमारे पास 1 माइनस एक्स मेंशन है, इसका मतलब हम x की जगह पर 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं। तो बेटा जब हम x की जगह पर 1 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या आएगा? g ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1, दैट इज इक्वेशन 2। अब बेटा यदि हम चाहें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2। और बेटा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है? 2, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हो गया कि g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। अब आप यदि चाहो तो x की जगह पर 1/2 प्लस एक्स रिप्लेस कर सकते हो। तो बेटा जब हम 1/2 प्लस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ 1/2 प्लस एक्स प्लस g ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करें तो जब इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आएगा g ऑफ 1/2 प्लस एक्स प्लस 1 में से 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा तो ये आएगा g ऑफ 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। या पॉजिटिव बड़ा राइट में जाए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो g ऑफ 1/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स।
ठीक है। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, यदि आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो 1/2 से जितना हम राइट में मूव किए हैं 1/2 से उतना ही हम लेफ्ट में मूव किए हैं, और दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट। तो बेटा किसी भी पॉइंट के अलोंग जब वैल्यू सेम और साइन अपोजिट हो जाए तो बेटा वह सिमेट्रिक होता है एक पॉइंट के अलोंग, यानी दिस वन इज सिमेट्रिक अलोंग द पॉइंट 1/2, 0। किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, 1/2, 0 के लॉन्ग सिमेट्रिक है। और इस तरीके से यू कैन सी दैट योर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं। देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। बेटा यहां पर मैंने शायद फिर से एक बार मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करिए। क्वेश्चन है कि द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका हमसे डोमेन और रेंज पूछा है। तो बड़ा एक चीज सोचो कि कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है वह 0 से पाई होता है, ठीक है, और आउटपुट जो होगा वो साइन इनवर्स का इनपुट होगा, जबकि साइन इनवर्स का इनपुट कहता है कि वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो जब वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, जबकि इसका आउटपुट 0 से पाई के बीच में है, यानी कि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि यदि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 हो जाए तो ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मस्ट बी लाइंग बिटवीन 0 to 1, है ना, एग्जैक्टली 1 को ले भी सकते हैं। ठीक है, 0 to 1 हो गया। अब आपको पता है कि बेटा जो कॉस इनवर्स का नेचर होता है दैट वन इज डिक्रीजिंग नेचर। तो डिक्रीजिंग नेचर में जब हम दोनों तरफ का कॉस लेंगे तो बेटा ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, cos 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। अब बेटा सोचो कि अगर से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू cos 1 से बात करते हैं, मान लीजिए कि cos का ग्राफ ये होता है 0 से π/2 के बीच में, तो 1 कहाँ पर, यहीं पर कहीं आएगा। इसका मतलब ये बेटा जो cos 1 की वैल्यू है ये जब भी होगी तो ये 1 से तो छोटी ही होगी, 1 से छोटी होगी, यानी कि लेफ्ट वाले के लिए तो ये ऑलवेज 0 रिटर्न करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाले के लिए तो ऑलवेज सेटिस्फाई किया, यानी कि हमें सेटिस्फेक्शन किसके लिए चेक करना है, राइट वाले के लिए चेक करना है। तो बेटा क्या कंडीशन बना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1, यानी बॉक्स की जो वैल्यू है या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो बेटा इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो x बिलोंग करेगा ये मेरा 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि बेटा लेफ्ट वाला तो यूनिवर्सली ट्रू है, cos 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज बड़ा होगा, ये तो यूनिवर्सली ट्रू है। तो x बिलोंग करेगा 1 से 2, क्योंकि 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करिए ये 1 ही आएगा और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो बॉक्स में वैल्यू पुट होने वाला है वो 1 से 2, यानी कि यह ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या रिटर्न करेगा, 1। अब बेटा यदि ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 रिटर्न करेगा तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, रेंज की बात कर लें तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1, और बेटा कॉस इनवर्स 1 स्टैंड फॉर 0, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बेटा रेंज सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा 0, जबकि डोमेन मिलेगा 1 से 2। तो इस तरीके से यू कैन से दैट योर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है कि सिर्फ बेसिक्स रखो और ग्राफ का क्विक स्टडी करना सीखिए। जितना क्विक स्टडी आप ग्राफ का करिएगा आपको उतना प्लस 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 मिलता जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69, और ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि f of x plus 1 plus f of x minus 1 is equal to 2 times f of x and f of 0 is equal to 0, then the value of f of n is, हमसे f of n की वैल्यू पूछा है। अच्छा सोचो बेटा हमें एक्सप्रेशन दिया है f of x plus 1 plus f of
x माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। बट अब सोचो, हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता है, तो यानी हम यदि चाहें और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कहीं ना कहीं एफ ऑफ वन के फॉर्म में निकालनी है। तो बेटा यदि हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता है, तो यदि मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो बेटा ये एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। बेटा एफ ऑफ वन प्लस वन क्या हो जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ वन। सही है। तो बेटा एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे फंक्शनल एक्सप्रेशन में। तो बेटा जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 2। अब बताओ बेटा, यदि मैं एफ ऑफ 2 के जगह पर चाहूँ तो 2 एफ ऑफ 2 1 लिख सकता हूँ, और 2 एफ ऑफ 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 एफ ऑफ 1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ 1। सही है। अब बेटा यह पॉजिटिव राइट में जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1। सही है। तो 4 में से बेटा 1 गया तो क्या बचेगा 3, यानी कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 एफ ऑफ 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो जब बेटा हम लोग x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा क्या, तो देखिए क्या आ जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस 3 पुट करने पर बेटा ये एफ ऑफ 2 आएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स आ जाएगा एफ ऑफ 3। अब वैल्यू पुट कर लो। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2 एफ ऑफ 1, तो यहाँ पर मैंने 2 एफ ऑफ 1 ले लिया। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3 एफ ऑफ 1, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 एफ ऑफ 1। और बेटा सोचो ये 2 एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है राइट में जाके नेगेटिव, तो बेटा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 एफ ऑफ 1 माइनस 2 एफ ऑफ 1। और बेटा 6 एफ ऑफ 1 में से 2 एफ ऑफ 1 जाएगा तो 4 एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एफ ऑफ 1। बेटा अब आप ऑब्जर्व करो, जब ये 2 है तो एफ ऑफ 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, जब ये 3 है तो एफ ऑफ 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, जब ये 4 है तो एफ ऑफ 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, यानी कि जब ये 5 होगा तो एफ ऑफ 1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो यदि बेटा इसी तरीके से यदि यह n हो जाए तो एफ ऑफ 1 के साथ n का मल्टीप्लाई होगा। सो एफ ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा n इंटू एफ ऑफ 1, n इंटू एफ ऑफ 1। और यहाँ से यू कैन से दैट योर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहने का सेंस ये बेटा कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन एकमात्र ऐसा तरीका है जो फंक्शनल इक्वेशन से निजात दिला सकता है। ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, बड़ा ध्यान लगाकर समझिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमें रेंज बताना है किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो बेटा देखो हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेंज। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है दैट वन इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। अब 0 से 1 के बीच में बेटा यदि आप साइन का ग्राफ बनाओ, ये होता है 0, ये हो गया π/2, तो 0 से π/2 के बीच में कहीं 1 आएगा। तो बेटा 0 से 1 के बीच में जो साइन का नेचर है वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग नेचर में जब हम दोनों साइड का साइन लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो बेटा ये हो जाएगा साइन 0 से क्या आ जाएगा साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से क्या आ जाएगा साइन 1। अब बेटा साइन 0 वैल्यू क्या होता है 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन साइन 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या होगा 0 से साइन 1, 0 से साइन 1। अब हमें करना है इसका रेसिप्रोकल। तो बेटा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा रेसिप्रोकल, अब देखिए 0 से साइन 1 के बीच में रेसिप्रोकल, आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए कि ये आपके पास साइन 1 है, तो साइन 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा कोसेक 1, कोसेक 1, और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब बेटा जब हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल लाइंग बिटवीन कोसेक 1 टू इन्फिनिटी। कोसेक 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। और बेटा कोसेक 1 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से, कोसेक 1 की वैल्यू हमेशा जब भी होती है तो वह 1 से बड़ी होती है, हमेशा जब भी होती है तो क्या होती है 1 से बड़ी होती है। लेकिन
2 के बीच में होगा। तो बेटा यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 से बड़ा है, 1 से 2 के बीच में। तो पहला इंटीग्रल क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो पहला 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा एंड सो ऑन। तो बेटा यू कैन सी दैट कि जो आपके पास रेंज आएगा वह नेचुरल नंबर आएगा। जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो बेटा नेचुरल नंबर क्यों लिया, क्योंकि ये जो कोसेक 1 की वैल्यू होती है बेसिकली कोसेक x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा जब ये कोसेक 1 होगा। तो ग्राफ आप इसका प्लॉट करके देखिएगा, ये आपका काम है। तो यहाँ से आ गया n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो यू कैन से दैट योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो आपका बी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। तो बच्चा पार्टी अगर से आपको ये चैनल, आपको अगर से ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक करिए या ना करिए, लेकिन मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पहले मैं 5-6 लेक्चर में सोचा कि शायद सब्सक्रिप्शन के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन बेटा अगर से आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो सींगेज की सारी सीरीज का जो सोल्यूशन है वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल पीयूष जेई मैथ। Thank you बच्चा पार्टी, thank you very much for your great love and support. Thank you all of you. Bye.